हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और आज हम बात करेंगे 11th क्लास के स्टूडेंट की जो पढ़ रहे हैं मोल कंसेप्ट। बेटा मोल कंसेप्ट के चैप्टर में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी। बहुत सारे फॉर्मूला, मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, एएमयू, यू, इतना सब कुछ जब आपने पढ़ा होगा कि तो सब मिक्स हो गया होगा और न्यूमेरिकल जब कर रहे होंगे तो प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट हो रही होगी। तो आप उस सारी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने एक ये वीडियो बनाई है और इस वीडियो में हम डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डेफिनेशन आपकी बुक में है और आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आज हम बात करेंगे सिर्फ उन मुद्दों की, उन परेशानियों की जो क्वेश्चन करते हुए आपको आती हैं। तो हम पहले बात करते हैं इस चैप्टर में आने वाली टर्म्स की, वो अलग अलग टर्म्स क्या हैं और उनका मतलब क्या है और वो हमें कहाँ कहाँ यूज करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट जब आप पढ़ते हो तो पहली चीज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास की एक फैंसी सी डेफिनेशन है जो हमने निकाली है कार्बन 12 को रेफरेंस मटेरियल मानकर। देखिए जो ये एटॉमिक मास होता है ना बेटा, ये एक्चुअली रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। ये टर्म भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी बुक में। और इसका मतलब क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब होता है कि हम किसी के रिलेशन में मास निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, एटम्स का मास किसी के रिलेशन में निकाल रहे हैं। वो कौन है जिसके रिलेशन में निकाल रहे हैं? हमारा जो रेफरेंस एटम है वो कार्बन 12 है। तो कार्बन 12 को रेफरेंस मानकर हमने सारे एलिमेंट के एटम के एटॉमिक मास निकाले हैं। ठीक है, तो अगर एटॉमिक मास की डेफिनेशन की बात करें तो एटॉमिक मास इज अ नंबर इन विच टेल्स दैट हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हेवियर देन 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये आपकी बुक में लिखी हुई है डेफिनेशन और आप इसको समझ भी गए हैं कि कार्बन 12 का जो मास होता है ना उसका 1/12 का मतलब कार्बन 12 के अंदर अगर 12 एटम हैं, ठीक है, 12 है उसका मास, तो उसका 1/12 अगर हम कर दें तो इस पूरे से जितना भी कोई एटम हैवियर होगा वही उसका क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन सा क्रिएट हो गया ना, कोई बात नहीं, भी देखते हैं। ये कहना चाह रहा है कि मान लो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है? देखो आप कहोगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात क्यों कर रहे हो मैम? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास न्यूट्रॉन प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, 31 किलोग्राम। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग होता है सेम, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। इसके कंपैरिजन में इसका मास काफी कम होता है, तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को ना कंसीडर नहीं करते और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास को देखते हैं। तो नाइट्रोजन के अंदर कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है? नाइट्रोजन के अंदर बेटा 7 न्यूट्रॉन और 7 प्रोटॉन है, यानी कि 14 न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। और हमने कहा कि जो ये 14 है वो 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम के बराबर होता है नाइट्रोजन का मास। नाइट्रोजन का मास कितना होता है? जो नाइट्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनको अगर हम ऐड कर दें और उसका मल्टीप्लिकेशन कर दें इससे, मतलब इतने पार्टिकल, ये तो एक पार्टिकल है और इसके अंदर कितने हैं, 14 पार्टिकल हैं, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आ जाएगा। ऐसे हम सबका एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो। हम जरा मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा हमारा क्या है? हमारा मुद्दा ये है कि ये एटॉमिक मास यूज कैसे करना है क्वेश्चन में। एटॉमिक मास होता है मास ऑफ एक एटम। पहले तो अपने दिमाग में ये अच्छे से डाल लो कि एक एटम के मास को हम एटॉमिक मास कह रहे हैं, इसीलिए उसकी जो यूनिट है बेटा वो AMU है। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, यूनिट 1 तो एक एटम का मास कहला रहा है एटॉमिक मास और उसकी यूनिट है AMU, जिसको अब हम U कहने लगे, यूनिफाइड कहने लगे, यूनिफाइड मास। क्यों कहते हैं, रीजन अभी बताते हैं। देखो एटम के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन के मास को आप नेग्लेक्ट कर दो, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम है, जैसे मुझे कार्बन की बात करनी है अगर, तो कार्बन के अंदर 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन, तो इसका कितना हो गया, 12 AMU हो गया इसका एटॉमिक मास। क्लियर है यहाँ तक? ऑक्सीजन का मुझे निकालना है तो 8 + 8 16 AMU होता है इसका। सोडियम का मुझे निकालना है तो कितना होता है, 11 + 12 23 AMU हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रही है बात? तो एटॉमिक मास क्या है? आपको एटॉमिक मास कहीं से अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है बेटा। जो आपने याद किए हुए हैं, जो आपने एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद किए हुए हैं, वहीं से ही न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को अगर जोड़ दोगे तो एटॉमिक मास आ जाएगा। बस ये याद कर लो। देखो इसको कहते हैं हम क्या, एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि इसके अंदर 12 पार्टिकल है ना, इसके अंदर 16 पार्टिकल है, इसके अंदर 23 पार्टिकल हैं। और AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। AMU किसके बराबर है? इसके बराबर AMU है।
हमने इसकी जगह AMU रखा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो क्या है, 16 टाइम्स हैवियर है 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम के। तो इसे हमने क्या कहा बेटा, एटॉमिक मास। देखो मैं इसको प्रूव करके आपको दिखाती हूं। मैंने लिखा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 AMU, ठीक है, यानी कि 16 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। मास ऑफ कार्बन 12 एटम स्पेक्ट्रोमीटर से निकाला गया था, क्योंकि हमने जब कार्बन को रेफरेंस मटेरियल लिया तो हमने वहां पर उसका स्पेक्ट्रोमीटर से हमने क्या निकाल लिया, इसका मास निकाल लिया। और उस मास को अगर हम 1/12 कर दें, मतलब उसको 12 से डिवाइड कर दें, तो आ जाता है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक है। तो ये जो यूनिट, ये चीज है ना, ये AMU कहलाती है। यानी कि अगर मैं इस चीज को AMU में इस चीज की मल्टीप्लाई कर दूं तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ये AMU है। 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। कहां से आया ये आया मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है, कार्बन 12 का एटम का, जो हमने स्पेक्ट्रोमीटर से लिया। हमने कोई एजम्पशन नहीं किया है, हमने एक्सपेरिमेंट किया है और एक्सपेरिमेंट से हमने इसकी वैल्यू निकाली है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसकी वैल्यू लिख भी सकते हैं, 1.99 इंटू 10 की पावर -23। ये होता है कार्बन 12 एटम का, एक एटम का मास, ठीक है। मास ऑफ कार्बन 12 एटम हमने निकाल लिया, उसको 1/12 से हमने डिवाइड कर दिया। 12 से डिवाइड करने के बाद हमें ये आ गया 1.67 इंटू 10 की पावर -24। तो ये क्या है, ये AMU है, एक AMU की वैल्यू है। अगर मैं इसकी जगह AMU लिख दूं तो ये हो जाएगा 16 AMU। क्लियर है ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि जो एटॉमिक मास है हमने वो क्या करना है, आया कहां से वो समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन में कैसे करना, हमें कुछ 1.66 से मल्टीप्लाई नहीं करना, नथिंग, हमने कुछ नहीं करना, हमें बस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देना है, उसके आगे AMU लगा देना है, तो वो उसका एटॉमिक मास हो जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। इसी तरह जो मॉलिक्यूल होता है, एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसे उसका मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। और मॉलिक्यूलर मास निकालना भी आपने 9th में भी सीखा था, 10th में भी आपने किया होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पढ़ लिया H2O इज अ मॉलिक्यूल। H2O के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो 2 हो गया इसका एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, तो टोटल हो गया 18U। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा, एटम का एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होगा। एटम अकेला है, मॉलिक्यूल के अंदर 2-3 एलिमेंट के एटम प्रेजेंट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट हो सकते हैं, उन सबके कंबाइंड मास को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। देखो यहाँ पर हमने AMU कहा था, यहाँ पर हमने U लगाया है। देखो मॉलिक्यूलर मास में ना, जब आप एटॉमिक मास निकाल रहे हो तो AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल लगा रहे हो तो AMU लगाना तो यहाँ सुटेबल नहीं है, क्योंकि ये एटॉमिक मास यूनिट नहीं है, ये तो मॉलिक्यूलर मास यूनिट है। इसलिए हमने एक कॉमन यूनिट यूज कर ली जिसे हम यूनिफाइड मास कहते हैं। तो AMU की जगह हम क्या यूज करते हैं, अब U यूज करते हैं, यूनिफाइड मास। अब एक और मास आ गया, फॉर्मूला मास। तो ये फॉर्मूला मास आपको कहाँ निकालना है, कुछ भी नहीं है, ये मॉलिक्यूलर मास ही है, लेकिन हम इसे फॉर्मूला मास किस केस में कहते हैं, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे कि NaCl है, CaCl2 है। बेटा जो ये इस तरह के जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये आयन से मिलकर बने होते हैं, और यहाँ पर जो आयन होते हैं वो 3D स्पेस में एक क्रिस्टल का फॉर्म बनाते हैं, ऐसे ही प्रेजेंट नहीं है वो, ठीक है, ऐसे ही नहीं एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए जैसे कि मॉलिक्यूल में होते हैं। ये क्या होते हैं कि एक पर्टिकुलर क्रिस्टल की फॉर्म में अरेंज होते हैं, हर एक कैटायन को एनायन सराउंड किए रहता है और हर एक एनायन को कैटायन सराउंड किए रहता है। तो इसलिए इसको कुछ अलग दिखाने के लिए यहाँ पर हमने इसका नाम कर दिया है फॉर्मूला मास। निकालना बिल्कुल वैसे ही है, सोडियम का 23 होता है, Cl का 35.5 होता है, दोनों को जोड़ दो 75, 5 7 8 3 2 5, 58.5 U आ जाएगा
NaCl का मास हो गया। बस इसको क्या कहना है, फॉर्मूला मास कह देना है। तो आयनिक कंपाउंड के केस में हम इसको फॉर्मूला मास कहते हैं, मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, एटम के केस में एटॉमिक मास कहते हैं। तीनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तीनों में जो यूनिट है बेटा वो U है, यूनिफाइड मास है, ठीक है। सिंगल एटम, सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल फॉर्मूले का मास निकाल रहे हो तो U लगाओगे एज अ यूनिट। आई थिंक ये प्रॉब्लम यहां तक सॉल्व हो गई। अब एक बड़ी चीज के ऊपर आते हैं, दैट इज मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? जैसे एटॉमिक मास एक एटम का मास होता है, मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास होता है, फॉर्मूला मास एक फॉर्मूला यूनिट का मास होता है, इसी तरह मोलर मास भी एक मोल का मास होता है। क्लियर है ये बात? एक मोल का मास होता है। और एक मोल के अंदर देखो, इस एटॉमिक मास में एक एटम का मास किया, यहां भी एक मॉलिक्यूल का मास किया, यहां पर एक फॉर्मूला यूनिट का मास किया, लेकिन एक मोल के अंदर ना, एक मोल के अंदर एक पार्टिकल नहीं होता, एक मोल के अंदर होते हैं Na पार्टिकल। एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। अगर मैं कह रही हूं कि आपको एक मोल एटम का मास निकालना है तो उसके अंदर Na एटम होंगे। अगर मैंने कहा है कि एक मोल मॉलिक्यूल का मास निकालो तो मॉलिक्यूल के अंदर बेटा मॉलिक्यूल ही तो होंगे, ठीक है भाई। एक मोल है, जैसे कि आप ऐसे समझ लें कि एक बॉक्स है, उसके अंदर क्या है, टॉफीज हैं, और एक बड़ा कार्टन है तो उसके अंदर क्या है, टॉफीज के बॉक्सेस हैं बहुत सारे, है ना। तो जब हम बॉक्सेस की बात कर रहे हैं, बॉक्सेस यानी कि मॉलिक्यूल हो गए, और जो टॉफीज है वो अलग अलग, वो क्या हो गए, एटम्स हो गए। तो इसी तरह उन नंबर क्या है, अगर मैं कहूं कि कार्टन के अंदर कितने बॉक्सेस हैं तो वो कितने बॉक्सेस हैं, Na बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो वो तो मॉलिक्यूल वाली बात हो गई। अगर मैं कहूं कि एक डब्बे के अंदर कितनी टॉफीज हैं तो वो क्या हो गई, वो भी Na हो गई। तो कितने हैं वहां पर, Na एटम्स हैं, क्योंकि यहां पर टॉफी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटम को, और टॉफी का डब्बा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉलिक्यूल को, ठीक है। समझ आ गई ये बात? आगे चलते हैं। अब यहां पर डिफरेंस कहां पर आएगा, देखो कैसे पहचानोगे कि मॉलिक्यूलर मास दे रखा है क्वेश्चन में या मोलर मास दे रखा है। अगर तो U में निकाल रहा हो बेटा तो वो है मॉलिक्यूलर मास। अगर वहां पर ग्राम मोल यूनिट है, ग्राम ही लिखा होता है कई जगह, तो वो है आपका मोलर मास। समझ आ गया? अब जैसे कि मैंने आपको टॉफीज और टॉफी के बॉक्सेस के बारे में अलग अलग समझाया था, उसी तरह इस मोलर मास को मैंने दो में डिवाइड करा है। एक होता है ग्राम एटॉमिक मास और एक होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यानी कि आगे चलते हैं, कहने का मतलब है कि अगर एटम का मोलर मास दे रखा है, अगर मैंने कहा कि नाइट्रोजन एटम का मोलर मास क्या होगा, क्या होगा नाइट्रोजन एटम का मोलर मास, तो मैं ये कह रही हूं कि नाइट्रोजन एटम के एक मोल का मास बताओ, और नाइट्रोजन एटम के एक मोल में 6.022 इंटू 23 एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो मुझे किसका मास बताना है, मुझे इतने पार्टिकल का मास बताना है, एक पार्टिकल का मास नहीं बताना है। एक पार्टिकल का मास एटॉमिक मास था। ग्राम एटॉमिक मास ये कहता है कि यहां पर हम Na पार्टिकल का मास बताते हैं। क्लियर? अब अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो मैंने आपसे कहा कि H2O का मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो आपने H2O के एक मॉलिक्यूल का मास बता दिया 18U। अब मैंने आपसे कहा कि H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो आपने कहा H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं बेटा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा 18 ग्राम पर मोल। समझ में आती है ये बात? क्यों है दोनों की यूनिट डिफरेंट? क्योंकि दोनों की चीजें डिफरेंट है। U माने होता है यूनिट, ये मैंने एक मॉलिक्यूल का मास निकाला है, और ये मैंने कितने मॉलिक्यूल का मास निकाला है, ये मैंने 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मास निकाला है। अब आप कहोगे कि मैम एक मॉलिक्यूल का मास भी 18U और 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल का मास भी 18 ग्राम, मैग्नीट्यूड तो सेम है। ये क्या बसड़ मचाइए आपने, क्या समझा रहे हो आप? ठीक है, आपकी इस प्रॉब्लम को भी दूर करते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम ना मेरे बहुत सारे स्टूडेंट को आती है, कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे कि क्यों U लगा रहे हैं, क्यों ग्राम लगा रहे हैं। चलिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं।
मैंने कहा कि ऑक्सीजन का जो मास है वो 16U भी लिख सकती हूँ मैं और 16 ग्राम भी लिख रही हूँ। 16U कहाँ लिख रही हूँ? 16U है एटॉमिक मास, क्योंकि ये एक एटम है, ठीक है। मॉलिक्यूल होता तो मॉलिक्यूलर मास कहती मैं। ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ पर एक एटम है तो ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। और ये क्या है? 16 ग्राम। ये है, क्योंकि ये एक एटम है तो ये है ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। अब डिफरेंस क्या हुआ? मैग्नीट्यूड तो सेम बता रहे हो आप, डिफरेंस ये हुआ बेटा क्योंकि ये एक एटम का मास है। अगर आप किसी एक एटम का मास निकाल रहे हैं तो एटॉमिक मास निकाल रहे हैं तो उसकी यूनिट भी तो एटॉमिक मास यूनिट माने 1, वही लिखोगे ना। तो यहां पर मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम है और ये जो 16 ग्राम है वो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास है। चलो मैम ये तो समझ में आ गया कि ये एटॉमिक मास है और ये ग्राम एटॉमिक मास है और इनमें डिफरेंस भी समझ में आ गया। लेकिन ये बताओ कि ये मैग्नीट्यूड क्यों सेम है? भाई मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि ये 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम का मास और ये एक एटम का मास है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम कैसे आया? चलिए इसको भी समझते हैं। हमने कहा कि ऑक्सीजन के मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना है? हमने कहा 16 AMU। AMU क्योंकि यहाँ तो AMU लिख सकती हूँ, एटम है तो एटॉमिक मास यूनिट लगा दिया मैंने, 16 AMU। अगर आप U लिखना चाहते हो U भी लिख सकते हो। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU। क्लियर है इतना? मास ऑफ, अब मुझे किसका मास निकालना है? 1 मोल का निकालना है, यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन का मास मैम कितना होगा? भाई एक का 16 है तो इसका 6.022 इंटू 10 की पावर 23, रुको 16 AMU है इसका, और इसका कितना होगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स एटम्स। यहाँ तक आई थिंक समझ आ गया। अब मैंने आपको ये बताया था थोड़ी देर पहले कि एक AMU इज इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर रही हूँ AMU को। हो गया इतना? ठीक है बेटा, जब हम इन दोनों को यूज करते हैं, हम ग्राम में वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया AMU को। मैंने आपको बताया था कि AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। कहाँ से आया है ये भी बताया था। 1/12 इंटू C12 मास ऑफ C12 एटम। C12 एटम का मास हमने स्पेक्ट्रोमीटर से निकाला, उसको 12 से डिवाइड किया, वहां से आया। ठीक है, तो जब हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं ना बेटा, तो ये अप्रोक्सीमेट 1 आता है, तो ये क्या हो गया? 16 ग्राम हो गया। समझ आई बात? तो देखो मैग्नीट्यूड लगभग सेम आया, इसीलिए हमने क्या लिखा है? इसको 16 ग्राम लिखा है। आई थिंक ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो गई होगी कि ऑक्सीजन को कभी हम U कह रहे हैं, AMU कह रहे हैं, कभी हम कह रहे हैं इसको ग्राम या ग्राम पर मोल। ठीक है, रीजन समझ में आ गया। मैग्नीट्यूड सेम क्यों है, ये रीजन भी आपको समझ में आ गया होगा। जब बच्चे डीपली पढ़ते हैं ना तो ये प्रॉब्लम बहुत आती है, वो समझते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, और फिर उनके पास कोई आंसर नहीं होता तो फिर वो परेशान हो जाते हैं। आप चलो मॉलिक्यूल के केस में भी समझते हैं। जैसे मैंने ये H2O लिया, H2O का मास, मॉलिक्यूलर मास 18U होता है, लेकिन इसका जो मोलर मास है, ये दोनों टर्म बहुत ध्यान से रखेंगे। एक है मॉलिक्यूलर मास, एक है ग्राम मोलर मास या मोलर मास। ठीक है, ये मैंने ग्राम मोलर मास लिख दिया इधर, और ये इधर हो गया मॉलिक्यूलर मास। ये 18U है और ये कितना है? 18 ग्राम। समझ आ गया? ये जो मॉलिक्यूलर मास है वो एक मॉलिक्यूल का मास है, और ये जो मास है वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल का मास है। समझ आ गई ये बात? बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम और आंसर हमारा 18 ग्राम आ जाएगा, इसीलिए मैग्नीट्यूड सेम है। ये चीज़ क्लियर हुई? ये जो आपकी एक प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई। अब आगे चलें। चलिए, अगर आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं बेटा, तो आप कमेंट बॉक्स में थंब का इंप्रेशन जरूर बनाएंगे, लाइक का इंप्रेशन बनाएंगे और बताएंगे अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं।
अब हम बात करते हैं अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, यानी कि मेन मुद्दे की, वो है हमारा 1 मोल। ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, मोलर मास वगैरह, ये सॉल्व हो गई। अब हम 1 मोल की बात करते हैं। हमने कहा 1 मोल क्या होता है, तो इसकी आप एक डेफिनेशन याद रख लो। 1 मोल के अंदर मैं बता चुकी हूँ, 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। अगर तो आपको दिया हुआ है 1 मोल एटम तो इतने एटम्स होंगे, अगर दिया हुआ है 1 मोल मॉलिक्यूल तो इतने मॉलिक्यूल होंगे, अगर दिया हुआ है 1 मोल फॉर्मूला तो इतने फॉर्मूला यूनिट होंगे। ठीक है, पार्टिकल लिख दिया मैंने, कॉमन लैंग्वेज पार्टिकल या एंटिटीज। अगर इलेक्ट्रॉन हो 1 मोल तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है ये बात? अब ये जो 1 मोल होता है, 1 मोल की वैल्यू हम 3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो, एक तो हमने नंबर ऑफ पार्टिकल की फॉर्म में एक्सप्रेस करी, हमने कहा कि 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर है? एक हमने मास की फॉर्म में एक्सप्लेन करी कि 1 मोल का मास ग्राम में उसके मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास के इक्वल होता है। मास में हमने क्या कहा? मास में हमने कहा कि ग्राम मोलर मास होता है, एक ग्राम एटॉमिक मास होता है, एक ग्राम फॉर्मूला मास होता है। ये 1 मोल के बराबर होता है ना। ठीक है। तीसरी, अगर हमारी जो सब्सटेंस है वो गैसियस स्टेट में, अगर गैसियस स्टेट में है हमारा सब्सटेंस, तो हमने ये कहा है कि 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है ना वो 22.4 लीटर होता है एट STP। बात समझ में आई? 1 मोल को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर की फॉर्म में हम मोल की बात कर रहे हैं तो वो Na के बराबर है, इसको हम Na पार्टिकल कहते हैं ना, एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। मास की फॉर्म में अगर बात कर रहे हैं तो 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फॉर्मूला मास। और अगर हम गैसियस स्टेट वाली चीज़ों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम वॉल्यूम निकालेंगे, और 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है बेटा वो 22.4 लीटर एट STP होता है। ये STP क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ये वॉल्यूम निकाला है 22.4 लीटर। ठीक है, 22.4 लीटर किस पे निकाला? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है। टेम्परेचर इज 273 केल्विन, प्रेशर इज 1 atm। ये याद रखेंगे। क्लियर है ये चीज? 1 मोल समझ में आ गया। अब जब भी आप मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन करें तो एक छोटी सी मैं आपके साथ यहाँ पर टिप शेयर कर रही हूँ कि मोल कंसेप्ट को पढ़ते ही, क्वेश्चन को समझने से पहले आप अपने दिमाग में या अपने पेपर पे एक ट्राइंगल बनाएं। इस ट्राइंगल में सेंटर में 1 मोल है, यहां लिख ले मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है 1 मोल, 22.4 लीटर के इक्वल होता है 1 मोल, और Na पार्टिकल के इक्वल होता है 1 मोल। जो भी उस क्वेश्चन में दिया होगा उस हिसाब से आप 1 मोल को डिफाइन कर सकते हैं। अब करेंगे कैसे डिफाइन? फॉर्मूले भी तो होते होंगे इसके कोई? बिल्कुल जी, फॉर्मूले होते हैं। एक तो आप यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं, दूसरा आप फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। मैं आपको पहले फॉर्मूले बताती हूँ। N से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल को। देखो, जो मोल होता है वो एक SI यूनिट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए SI यूनिट है मोल, और मोल को हाँ का जो सिंबल है वो स्मॉल n है। ये बात भी बेटा याद रखना, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, और इट इज ए SI यूनिट। तो n की वैल्यू क्या होती है? N/Na। नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो आप अगर आपको कुछ पार्टिकल्स दिए हों। आपको कुछ पार्टिकल्स दिए हैं और उसके नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, तो आपने क्या करना है? उन पार्टिकल्स को किससे डिवाइड करना है? एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है। अब अगर मास, आपको मास दिया हुआ है किसी अननोन सब्सटेंस का मास दिया है और आपसे कहा है कि इसका आप क्या बताओ, इसमें नंबर ऑफ मोल्स बताओ, तो कैसे बताओगे? उस सब्सटेंस का मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, या फिर ग्राम मोलर मास, या फिर ग्राम फॉर्मूला मास। राइट। दूसरा एक फॉर्मूला है इसको हम W से शो कर लेते हैं। दूसरा एक फॉर्मूला है कि अगर आपको कोई गैस का वॉल्यूम दे रखा है STP पर, याद रखेंगे इट शुड बी ऑन STP, ये भी STP पे होना चाहिए क्योंकि ये STP पर है, तभी आप नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हो किसी गिवन वॉल्यूम के।
क्लियर है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, डिनोमिनेटर में हमने वही सारी चीज़ें रखी हैं जो कि हमें नोन है, और अननोन वाली चीज़ हम कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। ये याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। जिसे निकालना है जो अननोन है, भाई जो निकालना है वो तो मोल है, लेकिन जो अननोन है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटी है, वो आप ऊपर रखोगे, और जो आपको पता है, जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड चीज़ क्या आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इन फॉर्मूले को यूज करके एक क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं कि इन क्वेश्चन को हम अप्लाई कैसे करेंगे इन फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे करेंगे अपने क्वेश्चन पे। पहले मैं ये फॉर्मूले सारे यहाँ लिख देती हूँ जिससे कि आपको याद रहे। याद रखेंगे, इट शुड बी इन एसटीपी। अगर एसटीपी में नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो पहले एसटीपी पे निकालो और फिर फॉर्मूले के अंदर पुट करो। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 392 ग्राम H2SO4। वीडियो को पॉज करके बेटा इस क्वेश्चन का आंसर निकालें, ठीक है। देखते हैं आप निकाल पाते हो कि नहीं। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन का आंसर निकालें। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ करना कैसे है। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को देखते हो, एक तो ना हमारी आदत होती है कि हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, रेंडमली आप कोई भी फॉर्मूला लगा के करने की कोशिश करने लगते हो। पहले क्वेश्चन को समझो। देखो अभी आप क्लास 11th में हो, क्वेश्चन को पढ़ो, कौन सा टॉपिक से है, क्या फॉर्मूला लगने वाला है, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। पहले ये चीज़ देखो, फिर आप कहोगे कि मैम इतना टाइम वेस्ट होता है, कंपटीशन में इतना कम टाइम होता है, अगर हम इतना टाइम लगाएंगे तो कैसे क्वेश्चन होंगे। बेटा पहले आप स्टार्ट तो करो। जब तक आपका कंपटीशन आएगा, जब तक आपके एग्जाम आएंगे, तब तक आप इतने प्रिपेयर हो चुके होगे, मेंटली इतने प्रिपेयर हो चुके होगे कि ये जो सारी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है ये आप चुटकियों में कर लोगे। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप ये सारी चीजें कर लोगे, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस में आ चुकी होगी ना चीजें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारी नजर पड़ती है H2SO4 पर, और ये पता चलता है कि H2SO4 क्या है, मॉलिक्यूल है। पहले आपको ये देखना दिया हुआ क्या है, मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मॉलिक्यूल दिया हुआ है। निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, दिया क्या हुआ है, W दिया हुआ है। तो आपके दिमाग में आएगा कि फॉर्मूला क्या लगना चाहिए, फॉर्मूला ये लगना चाहिए। भाई पार्टिकल्स दिए नहीं है, वॉल्यूम दिया नहीं है, ये फॉर्मूला लगना चाहिए, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूले को लगाएंगे। फॉर्मूले को लगाने से पहले आपको क्या निकालना है, ग्राम मोलर मास निकालना है। कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल दो इसका। मॉलिक्यूलर मास जो होगा H2SO4 का कैसे निकालेंगे, 2 हाइड्रोजन है प्लस सल्फर कितना हो गया 32, ऑक्सीजन हो गया 16 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, टोटल को करेंगे 98 आ जाएगा, 4 6 8 98 आ जाएगा। 98 ग्राम आ गया, ग्राम पर मोल लिख लो आप चाहे। ग्राम पर मोल क्या आ गया आपका, GMM आ गया, ग्राम मोलिकुलर मास आ गया। फॉर्मूले में पुट करते हैं, 392/98, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, ये 4 जा रहा है बेटा, 4 मोल आंसर आ गया आपका, ठीक है। समझ में आ रही है ये बात। अब एक और मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था और मुझे लगता है कि आपने जब इतनी सारी चीज़ें समझ ली हैं तो ये क्वेश्चन तो कर ही लिया होगा। एक क्वेश्चन लिखें, इन 3.68 ग्राम ऑफ K4FeCN6, ये आपको दिया हुआ है K4FeCN6, दिख ही रहा है यार, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है। कैलकुलेट क्या क्या करना है, पहला इसने दिया है, पहले इसने कहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। बी इसने कहा है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप बताने हैं। और सी इसने कहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। चलिए अब सबसे पहले अप्रोच आपकी वही रहेगी, तो पहले देखो कि दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में। 3.68 ग्राम दिया हुआ है, तो W कितना दिया हुआ है, 3.68 ग्राम। है क्या चीज़, ये कंपाउंड या मॉलिक्यूल, ठीक है। तो पहले इसका हम क्या निकाल लें, ग्राम मोलर मास निकाल लें।
ग्राम मोलर मास कैसे निकालेंगे? सबके एटॉमिक मास को, जितने भी एटम हैं उनके एटॉमिक मास को क्या कर दें बेटा? ऐड कर दें। ऐड करेंगे, सबको ऐड करके ना 368 ग्राम आ रहा है। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया, आप ऐड करके देख लेना। ठीक है, 19 होता है, इसका 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे। आयरन का 6 कार्बन है, 6 नाइट्रोजन है, इन सबको ऐड करोगे 368 ग्राम आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये सब तो आ गया। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कह रहा है। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, देखो मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं, एटम के अंदर एटम्स होते हैं, फॉर्मूला यूनिट्स के अंदर फॉर्मूला यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए आप क्या करोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, यानी कि n पूछ रहा है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में n इज इक्वल टू n अपॉन एन है। आपको तो ना n पता है ना n स्मॉल n पता है। अब क्या करें? अब क्या करेंगे? हम पहले स्मॉल n निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। W है 3.68, ये है 368, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 10 की पावर -2 मोल। ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, तो नंबर ऑफ मोल्स है 10 की पावर -2, n हमें निकालना है और ये है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। क्या आ गया n? 6.022 इंटू 10 की पावर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 21 रह जाएगा। ये नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गए हमारे फर्स्ट पार्ट में। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक समझ में आया है? अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट करा रही हूँ तो आप वीडियो को बीच में पॉज कर करके देख सकते हैं। ये समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कुछ बच्चे यहाँ पे यूनिटरी मेथड भी यूज करते हैं, आप वो भी कर सकते हो। देखो आप कैसे करोगे, आपको पता है, मैं यूनिटरी मेथड से भी करके दिखाती हूँ। पहले वाला पार्ट, एक 1 मोल कंटेन्स 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं ना। किसमें बताने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? इसमें बताने 3.68 ग्राम में। तो 3.68 ग्राम में पहले मैंने मोल निकाल लिए। ठीक है, मोल निकालने के बाद अब मैंने क्या किया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। तो 1 मोल कंटेन्स इतने पार्टिकल, और मेरे पास कितने मोल्स है? 10 की पावर मोल में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगा आंसर। इतने मॉलिक्यूल होंगे। ऐसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक तीसरा मेथड भी बताऊंगी। तो पहला मेथड ये हो गया डायरेक्ट फॉर्मूले से। दूसरा हमने यूनिटरी मेथड से ऐसे निकाल लिया जब हमने पहले मोल निकाले। एक हम और मेथड करेंगे, थर्ड मेथड। उसमें हम क्या कहेंगे कि बेटा आपको ये पता है ना, आपको ये ट्राइंगल याद है कि 1 मोल किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, Na के बराबर होता है और 22.4 लीटर के बराबर होता है। ये समझ में आती है बात? तो 1 मोल किसके बराबर है? मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपने कितना निकाला था? 368 ग्राम। और 1 मोल इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है। ठीक है, तो 1 मोल के अंदर इतना मॉलिक्यूलर मास, अगर मैं इसके 1 मोल की बात करूं तो उसमें 368 ग्राम उसका मोलर मास है और उसके अंदर Na पार्टिकल है। तो मैं इन दोनों को रिलेट कर सकती हूँ ना कि 368 ग्राम के अंदर Na पार्टिकल्स है। क्लियर? तो हम ऐसा निकाल सकते हैं कि 368 ग्राम के अंदर हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। 1 ग्राम के अंदर है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 368। और पूछा किसके अंदर है? 3.68 के, तो इंटू 3.68 हो जाएगा। सॉरी, 368 से 368 गया और आंसर ये आ गया। बेटे देखो सेम आंसर। ठीक है, तो हम तीनों मेथड से निकाल सकते हैं। आप यूनिटरी मेथड से निकाल सकते, मेथड यूज कर लो, लेकिन क्वेश्चन में आगे भी पूछा है और वहां पर हमें नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, वो है हमारा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। तो देखो बेटा K4FeCN6 के अंदर कौन कौन से एटम है? पोटेशियम है, आयरन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। राइट, तो पोटेशियम के कितने एटम प्रेजेंट है? 4 एटम प्रेजेंट है। 1 मोल K4FeCN6 के अंदर पोटेशियम के कितने मोल प्रेजेंट होंगे? सॉरी एटम प्रेजेंट होंगे? 4 इंटू Na एटम।
मैंने आपको कहा था मॉलिक्यूल के अंदर, एक मोल मॉलिक्यूल के अंदर एन मॉलिक्यूल होते हैं, एक मोल एटम के अंदर एन एटम होते हैं, ठीक है। इसी तरह एक मॉलिक्यूल के अंदर एन एटम भी होते हैं। जितने भी पार्टिकल हैं एक मोल के अंदर वो एन के बराबर होंगे। तो एक मोल K4FeCN6 के अंदर कितने होंगे? 4 Na। किसके एटम? 4 Na पोटेशियम एटम के होंगे। लेकिन मेरे पास एक मोल तो है ही नहीं ना, मेरे पास तो 10⁻² मोल है। तो 10⁻² के अंदर हो गए 4 × 10⁻² इंटू Na। इतने पोटेशियम एटम्स प्रेजेंट हैं। आयरन का निकाल लेते हैं। आयरन कितना प्रेजेंट होगा? एक ही एटम प्रेजेंट है तो 1 × 10⁻² इंटू Na। कार्बन के 6 है तो 6 × 10⁻² Na। और नाइट्रोजन भी 6 है, 6 × 10⁻² Na नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे 10⁻² मोल में। ये चीज़ आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं और वो पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है 3.68 ग्राम में। 3.68 ग्राम किसके बराबर है? 10⁻² मोल के बराबर है। तो वो 10⁻² मोल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जानना चाह रहा है आपसे। तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम एक मोल के अंदर निकाल लेते हैं। एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? देखो ये है मेरे पास K4FeCN6। तो पोटेशियम के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक पोटेशियम में 19, 4 ये है तो 4 × 19 प्लस आयरन में होते हैं 26, कार्बन में होते हैं 6 और 6 बार लिखा हुआ है 12 नहीं 36 हो गए सॉरी। नाइट्रोजन में होते हैं 7 और 6, 7 × 6 कितना हो गया? 42। इस सारे को जोड़ेंगे तो ये लगभग 180 इलेक्ट्रॉन आते हैं। शायद आप जोड़ के देख लें बेटा। हाँ यस मैंने निकाला हुआ है, 180 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 180 इलेक्ट्रॉन आ गए ये, ठीक है। किस में आए 180 इलेक्ट्रॉन? अब एक मोल के अंदर, ये तो मैंने K4FeCN6 के इलेक्ट्रॉन निकाले जो कि 180 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन एक मोल K4FeCN6 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 180 इंटू Na। जब भी एक मोल आ जाएगा तो Na पार्टिकल उसके अंदर होने ही होने, Na से मल्टीप्लाई करना ही करना है आपको। तो 180 इंटू Na। अब इसने कहा 10⁻² में बताना है हमें, तो इंटू 10⁻² इलेक्ट्रॉन्स। डन। कहानी समझ में आ गई? अगर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स कुछ भी पूछ रहा है, एक मोल के अंदर पूछ रहा है, तो Na तो वहाँ पर मल्टीप्लाई बेटा होगा ही। तो आपको ये सारी चीज़ें आई थिंक समझ आ गई होंगी। एटॉमिक मास कब यूज़ करना है, AMU कब यूज़ करना है, ग्राम कब यूज़ करना है, फार्मूला मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, और मोल के जो 3 फॉर्मूले हैं ये W/m, N/Na और V/22.4 लीटर व्हेन V इज एट STP, ये याद रखेंगे। तो इन सारे फंडे को, इन सारे कंसेप्ट्स को यूज़ करेंगे और अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आएगी बेटा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।